नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं एमजे वारसी, जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में सीनियर फैकल्टी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। वारसी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। वारसी साहब, जैसा कि मैं जानता हूं आपको और जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने भाषा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। भाषा को आखिर इतनी गहराई से आपने क्यों पकड़ा और क्या कुछ है इसके अंदर? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया शाह आलम साहब आपने। दरअसल भाषा से मेरा लगाव बचपन से ही रहा है। मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम जब पास किया था, उसके बाद ही मुझे भाषा से रुचि हो गई थी और फिर अलीगढ़ आने के बाद मुझसे भाषा विज्ञान में एडमिशन मिला और भाषा विज्ञान पढ़ने का मौका मिला। भाषा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे असीम संभावनाएं हैं। लोगों का जहन उस तरफ नहीं जा पाता है। लोग सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप जिस क्षेत्र में भी हों, अगर अच्छा करें तो आपको नौकरी की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर चूंकि इंसान की रुचि अगर किसी चीज की तरफ होती है तो वो उसमें बहुत ही अच्छा करता है। और जब मुझे भाषा विज्ञान में एडमिशन मिला और मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ही गहराई तक चला गया और मैंने आगे भाषा विज्ञान ही पढ़ने का मन बना लिया और यहाँ तक के भाषा विज्ञान में मैंने पीएचडी की। इस भाषा विज्ञान में आपने पीएचडी की और आप वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस वक्त सीनियर लेक्चरर हैं। वहां पर आप जाते हैं, बच्चों को एडुकेट करते हैं। इंडिया में विभिन्न जगहों पर आप जाते हैं, क्या कुछ कॉमन पाते हैं? देखिए, जहां तक भाषा से रिलेटेड आपका सवाल है, चूंकि मैं भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ हूं जी। हमारा देश एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषी देश है जहां पे विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। और अमेरिका मोनोलिंगुअल कंट्री है जहां पे या तो मोनोलिंगुअल है या बाइलिंगुअल लोग हैं। मल्टीलिंगुअल लोग वहां पे बहुत ही कम है। तो इसलिए वहां उन लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो उन लोगों को यह आश्चर्य होता है कि किस तरह लोग इतने सारे रिलीजन को मानते हैं, इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल करके एक साथ मिलकर रहते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा, ये हमारी बदकिस्मती ही रही है कि हम चूंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से विश्व का सबसे रिचेस्ट कंट्री इंडिया है, लेकिन हमने उस दृष्टिकोण को अपनाने की कभी कोशिश नहीं की। हमने उस तरह से मेहनत नहीं की भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, इसलिए जो संभावनाएं हमारे करीब थी हम उनसे दूर होते चले गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले 5 सालों में या 10 सालों में भारत सरकार ने उस तरफ बहुत ध्यान दिया है और एक लिंग्विस्टिक सर्वे अब कराया जा रहा है पूरे भारत में। और आपको ये बताते हुए मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 60s में जो हुआ था वो भी किसी फॉरेन स्कॉलर्स ने किया था, जॉर्ज गिरियर्सन ने किया था। और अब चूंकि आज़ादी के बाद ये पहली मर्तबा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हो जाए, जो बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी नए IITs खुल रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें अब लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट आ रहा है, कल्चर का डिपार्टमेंट खुल रहा है, क्योंकि हम लैंग्वेज और कल्चर को, हम अपनी संस्कृति को अपने से अलग नहीं कर सकते। चाहे हम जितना भी डेवलप कर जाएं, हमारी संस्कृति हमारे साथ चलती है, हमारी पहचान हमारी भाषा से जुड़ी हुई होती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म का जो फायदा है वो बाहर के देशों के वैज्ञानिकों ने बहुत उठाया और हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल रही हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि संभावनाएं हमारी थी, फायदा दूसरों ने उठाया। उन चीजों में अब कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और इसमें नौकरी की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आई हैं। आप चाहे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ले लें, चाहे मेडिकल इंडस्ट्री ले लें, वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रहा हूं। आज आप अगर सर्वे कर रहे हैं तो हमारी बहुत ही कम यूनिवर्सिटियों में भाषा विज्ञान की पढ़ाई एक चीज देखी जाती है अपने समाज में, खासकर जब बच्चे 10th पास करते हैं तो अक्सर बच्चों की सोच होती है कि हमें मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में वो सोचते हैं, MBA, BCA एंड अदर्स। लेकिन लैंग्वेज पर किसी का फोकस नहीं होता। क्या वहां पर टफ होता है स्टडी करना, या कुछ और भी दिक्कतें होती हैं वहां पर जिसकी वजह से लोग भागते हैं, बच्चे भागते हैं? देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान में एक शुरू से साइकी रही है। साइकी ये रही कि हमारा लड़का या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या वकील बने। अब चूंकि वो चीजें धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर के आने के बाद खत्म होती जा रही हैं। अब रुझान दूसरी तरफ बढ़ रहा है। अब लोगों का फोकस दूसरे ऐसे
एरिया में जा रहा है जहां पे रोजगार आसानी से मिल सकता है। अब ये कोई बैरियर नहीं रहा, क्योंकि भाषा की पढ़ाई सीरियस तरीके से उसको साइंस से जोड़ करके हमने कभी नहीं देखा था। अब जैसे हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, ये साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। हमने ये अपने काफी आर्टिकल्स में ये लिखा है कि इंडिया में जो भाषाओं में एमए की जाती है, जैसे उर्दू में है, मैथिली में है, हिंदी में है, बंगाली में है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको भाषा विज्ञान से अगर जोड़ दें तो हमारे पास रोजगार की असीम कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम भाषा को सिर्फ भाषा के नजरिए से देखते थे तब तक लगता था कि यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। जब से हमने उसको एक विज्ञान के तौर पर देखा है तब से वहां पर असीम संभावनाएं दिखाई दे रही। और यहाँ पे एक चीज, इससे पहले का आप दूसरा सवाल करें, मैं बता दूं कि अभी भी चाहे वो अलीगढ़ हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, वहां आज भी भाषा विज्ञान में आपको एमए किया हुआ, एमफिल किया हुआ, पीएचडी किया हुआ कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं मिलेगा। यहां तक कि इतनी डिमांड है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो मिडिल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज हो, यूके की यूनिवर्सिटीज हो या यूएस की यूनिवर्सिटीज हो, जितने भी अच्छे अच्छे लिंग्विस्ट हैं वो सब भारत से जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये मल्टीलिंगुअलिज्म समझने के लिए, इनकी साइंटिफिक नोटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें साइंटिस्ट की जरूरत होती है, जो हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म में रह करके ही लोगों को उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी अच्छी तरह होती है। इसलिए हम लोगों का डिमांड वहां पे ज्यादा है, हम लोग वहां बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमने लिंग्विस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को रोजी रोटी से जोड़ने में कामयाब। बहुत बड़ी और बहुत ही अहम बात आप बता रहे हैं कि दूसरे देशों की क्या मजबूरी है, उनके पास अगर कोई भाषा वैज्ञानिक की जरूरत है तो ये जो संभावना है वो भारतीय लोगों के लिए ज्यादा बनती है, क्योंकि यहां के लोग मल्टी लिंग्विस्टिक पर पकड़ रखते हैं और चूंकि उनका जन्म कर्म सब यही होता है इसलिए उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। वारसी साहब, आप जिस इलाके से आते हैं, जहां तक मैं जानता हूं बहुत ही पिछड़ा इलाका है, खासकर कहें तो वहां पर लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज है जिसकी कहीं कोई जगह नहीं है। और मैं एक आर्टिकल भी आपका पढ़ रहा था उस पर कि हमारे इलाके के लोग जो हैं, जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। बावजूद इसके इतनी ऊंचाई तक आप पहुंचे, कैसे हुआ ये सब? देखिए, ये बहुत ही अजीब बात है, अजीब इत्तेफाक है मेरे साथ। मैं चूंकि भाषा विज्ञान में जब अलीगढ़ में पढ़ रहा था तो उसी वक्त जब मैं अपने घर जाता था, घर मेरा दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान एक जगह है, तो वहां पे या तो हम मैथिली बोलते थे, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है मैथिली है, या हम पढ़े लिखे लोगों आपस में बात करते थे तो वो हम हिंदी में या उर्दू में बात करते थे। लेकिन जब हम गांव जाकर के गांव के लोगों से आपस में बात करते थे तो एक ऐसी भाषा हम बोलते थे जिसकी न तो कोई रिटन रिकॉर्ड थी, न कोई अपनी पहचान थी, न उसका कोई नाम था। भाषा वैज्ञानिक के तौर पे आपने कहीं उसे पहचान दिलाने की कोई कोशिश की है? हाल ही में मेरा एक राइटअप उस भाषा को, उस नई बोली को लेकर के काफी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है, हिंदुस्तान में सभी अखबारों में बिल्कुल छपा है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसकी ग्रामर तैयार कर रहा हूँ, उसकी डिक्शनरी तैयार कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही पॉजिटिव संदेश है, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ते हैं, जो लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं और वहां पर मैथिली के अलावा जो भाषा बोली जाती है उसके लिए काम कर रहे हैं एमजे वारसी साहब, और उसकी एक ग्रामर तैयार कर रहे हैं, एक राइटअप तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को आगे कोई दिक्कत न हो और भाषाओं की तरह। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं अमेरिका के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरर एमजे वारसी साहब, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर साउथ एशिया लैंग्वेज प्रोजेक्ट भी हैं। बहुत ही बेबाकी के साथ उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमेरिकन जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कुछ कॉमन है, क्या कुछ यहां पर किया जा सकता है। वारसी साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या कुछ यहां पर किया जा सकता है। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि बिहार सरकार ने आपको 3 जो एजुकेशन बोर्ड है वहां पर आपको मेंबर बनाया है। क्या कुछ वहां पर आप लोग कर रहे हैं और क्या कुछ बिहार में खासकर किया जा सकता है?
हाँ, जहाँ तक आपने ये सवाल उठाया कि एजुकेशनल सिस्टम जो हमारे यहाँ का, खास करके मैं स्कूल एजुकेशन से शुरू करना चाहता हूँ। जो हमारा स्कूल एजुकेशन है वो बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में तालीम हासिल करके स्कूल या इंटर की परीक्षा पास करके अमेरिका जाते हैं, वो वहाँ बहुत ही अच्छा करते हैं और बहुत ही सफल होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ओवरऑल नॉलेज होती है वो उनके पास बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। और मेहनत करने की एक वजह होती है कि उनके सोशल प्रेशर उन पे होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है और जीवन में अच्छा करने की एक जिज्ञासा होती है कि एक चाहत होती है कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। और यही चाहत जब वो हाई स्कूल की परीक्षा पास करके अमेरिका पहुंचता है तो उनके पास वहाँ पे वो नॉलेज जो यहाँ हासिल करके जाता है वो बहुत ही काम आता है और उसको जैसे कहते हैं कि फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस पर कई मंजिला इमारत बना लें तो कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है। सर यही चीजें उनको होती है कि फाउंडेशन उनका बहुत अच्छा है। यहाँ पर फिर मैं उसी सवाल पर आना चाहूंगा कि अगर भारत की बात करें और अमेरिका की बात करें, चूंकि आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं और भाषा वैज्ञानिक हैं, वहाँ के बच्चों से गेट टुगेदर होते हैं, यहाँ भी आपने बच्चों को देखा है, यहाँ भी गेट टुगेदर होते हैं। बच्चों में क्या कुछ कॉमन आपको देखने को मिलता है जो दोनों ही देशों के बच्चों में है और क्या कुछ फर्क है दोनों ही बच्चों में? देखिए, मैं अभी, ये अच्छा सवाल है, मैं अभी गया हुआ था एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक प्रोग्राम में, कॉमनवेल्थ की एक डेलीगेशन आई थी तो उसमें मैं बिहार ओपन स्कूल की तरफ से गया हुआ था। तो मैंने ये महसूस किया कि जो बच्चे कल स्कूल हमारे यहाँ नहीं आते थे आज वो स्कूल आ रहे हैं और उसमें एक चाहत पैदा हो रही है पढ़ाई करने की। जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, किताबें नहीं देखी, उनमें एक जिज्ञासा बढ़ रही है कि हम भी पढ़ लिख करके कामयाब होंगे। और उनके सामने जब किसी कामयाब स्टूडेंट का जिक्र होता है या वो लोग आकर के स्कूल में अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है। तो वो इंस्पायर्ड होते हैं कि जब हमारे ही गांव से चला हुआ एक लड़का, एक लड़की इतना कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बहुत होती है। अब रही बात कि जो सिस्टम में जो चेंजेज है, जो हमारे यहाँ और वहाँ जो है, वहाँ जो लोग भी कोई काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं तो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या वाकई उन शिक्षकों को आप इस लायक नहीं मानते हैं? क्या सही मायने में ऐसे शिक्षक को बहाल करने से शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है? हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका। विशेषज्ञ के तौर पे, हाँ, विशेषज्ञ के तौर पे मैं जो सिलेक्शन प्रोसेस हुए हैं, जिस तरह से नौकरियां दी गई हैं, सरकार चाहे वो नीतीश कुमार की हो, जो भी किसी की हो, बिल्कुल, तो मैं उस सरकार पे कमेंट नहीं करके मैं उस सिस्टम पे कर रहा हूं कि ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में मुझे सुनने को मिला है, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि उन टीचरों को ट्रेंड किया जा रहा है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब होंगे ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है कि आप सर्टिफिकेट लाइए हम नौकरी देते हैं, ये खास करके एजुकेशन में नहीं होना चाहिए था। खास करके एजुकेशन में आप आने वाले जेनरेशन को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जब आने वाले जेनरेशन ही आपका वीक होगा तो आगे आप किस बुनियाद की, किस जेनरेशन की, किस देश की, किस जागरूकता की आप बात करेंगे और किस क्वालिटी एजुकेशन की तब आप बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर हायर एजुकेशन की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूँ तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है हाल के दिनों में कि प्रोफेशनल एजुकेशन या अदर जो थिंग्स हैं वो लोग अपना रहे हैं। लगता है कि ये काफी देर से हुआ है भारत में। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है वो, अगर आप मुझे कंपैरिजन के तौर पे पूछें तो अमेरिका का हायर एजुकेशन, जो मैंने कहा कि स्कूल एजुकेशन वहाँ अच्छा नहीं, हमारा अच्छा है, लेकिन हायर एजुकेशन अमेरिका में दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशनल सिस्टम माना जाता है। और वहाँ चूंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे रिसर्च की सारी सुविधाएं दी जाती हैं और कोई आप पे प्रेशर नहीं। आप रिसर्च का काम कीजिए, अपने टाइम से कीजिए, टाइमिंग का कोई बाउंडेशन रिसर्च में नहीं होता है। जैसे हम टीचिंग में है तो हमें 10 बजे क्लास पढ़ाने जाना है, लेकिन अगर मैं रिसर्च में होता तो मुझे वो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप
12 बजे रात में आपकी ख्वाहिश है कि आप लैब में जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो आप 12 बजे रात में चले जाएं, वो माहौल है वहां पे, वो सारी सहूलतें दस्तयाब है। तो हायर एजुकेशन दुनिया का सबसे अच्छा अमेरिका का हायर एजुकेशन है, जहाँ पे हर चीज फैसिलिटीज, हर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। दूसरी बात, अमेरिका ने एक चीज और कर रखा है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा से अच्छा ब्रेन को हायर कर लेता है और सारी रिसर्च प्रोडक्ट वो अपने यहाँ कराता है। इससे अमेरिका का नाम होता, चाहे वो नोबेल प्राइज ही क्यों ना हो। आप देखेंगे कि ऐसे नोबेल प्राइज लॉरेट की तादाद ज्यादा है, चाहे उसको चाइनीज अमेरिकन कहें, इंडियन अमेरिकन कहें, जापानीज अमेरिकन कहें, बहुत फिर अमेरिकन भी है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो बाहर से आकर के वहां पे काम कर रहे हैं। अपने देश की अगर बात करें तो साहित्यकार हों यहाँ पर, या फिर जो भाषा के लिए काम किए हों, ऐसे लोगों की कमी यहाँ भी नहीं रही है। बहुत लोग हैं, बहुत सारे साहित्यकार का नाम है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। आपको लगता है कि ये जो बीच का एक दौर रहा है, मिडिल टाइम जो रहा है, उस दौर में कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं? पहले तो हम ठीक थे। देखिए, पहले हम बहुत रिच थे, बहुत ही ज्यादा रिच थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को ले लें, संगीत का क्षेत्र ले लें, म्यूजिक ले लें, हमारी अपनी जो संस्कृति रही है उसको ले लें, हमारा एक जो सभ्यता रहा है उसको ले लें। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही कामयाब चीजें नहीं है, जिसको हम बेस बना करके आगे की तरफ बढ़े। लेकिन जो धरोहर हमारी रही है उस पे हमारा ध्यान धीरे धीरे हटता चला गया और हम कहीं अपनी पहचान से दूर होते चले गए। यही वजह है कि बीच के समय में हम पिछड़े हैं और अब फिर उसे सुदृढ़ करने की एक कोशिश आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं एमजे वारसी, जो कि वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरर हैं। वैसे तो कई अवार्ड इन्हें मिले हैं, उन्हीं में से एक अवार्ड है जेम्स निकलियोड फैकल्टी रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर 2012। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कई चीजें हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे भाषा की और आपने कहा कि भाषा में असीम संभावनाएं हैं। आपने ये भी कहा कि अमेरिका की जो व्यवस्था है हायर एजुकेशन को लेकर वो हमसे मजबूत है। जो कमियां आप यहां पर देख रहे हैं व्यवस्था को लेकर, उसे कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? देखिए, जो भाषा की तालीम हम देते हैं, जो भाषा की शिक्षा हम देते हैं, वो सिर्फ हम भाषा पढ़ाते हैं। भाषा पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन भाषा को रोजी रोटी से जोड़ देना ये उससे भी बड़ा काम है। तो जरूरत इस बात की है कि जो बाहर की दुनिया में हमारी डिमांड है वो सिर्फ एज ए भाषा के एक्सपर्ट की तौर पे नहीं है, बल्कि भाषा वैज्ञानिक के तौर पे हमारी डिमांड है। और अगर हम भाषा को विज्ञान से जोड़ दें, जिसमें किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो उस बगैर फाइनेंस इन्वॉल्व किए अगर हम भाषा को साइंस से जोड़ करके एक भाषा विज्ञान बना देते हैं तो हमारी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आज चूंकि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में भाषा विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ भाषा विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, चाहे वो एमफिल की हो या पीएचडी की हो या मास्टर्स हो, कोई भी ग्रेजुएट बेरोजगार नहीं है। एमजे वारसी साहब, अपने देश में इंग्लिश को हम लोग इतना जगह देते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है क्या कि हिंदी जो अपनी राष्ट्रभाषा है वो पिछड़ रही है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि इंग्लिश को मस्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक लिंक लैंग्वेज है। आपको लगता है कि क्या वाकई इंग्लिश ही मजबूरी बन गई है? देखिए, मजबूरी अलग चीज है और किसी चीज को जानना दूसरी बात है जी। लिंक लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। जिस तरह से हिंदी हमारे देश में लिंक लैंग्वेज, आप साउथ में चले जाएं, टूटी फूटी जबान में ही वो हिंदी समझ लेते हैं। लेकिन कोई भी अंग्रेजी अगर फर्राटे से बोल रहा है तो आपको एक्सटर्नल एक्सपोजर तो मिल सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी जबान में जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतनी अंग्रेजी में नहीं हो सकती है, अनलेस अनटिल के अंग्रेजी आपके फर्स्ट लैंग्वेज हो। तो इसलिए भाषा चाहे कोई भी हो, आप उस भाषा में अगर किसी चीज की स्टडी करते हैं तो वो आपके लिए कहीं से भी यहाँ पर एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी हिंदी
भाषा के क्षेत्र से, हिंदी मीडियम से पढ़कर आया, और आगे चलकर जब बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है, खासकर 12th के बाद, तब उसे दिक्कत होती है। तो आपको नहीं लगता है कि इंग्लिश मजबूरी बनती जा रही है और हमें अब ये हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश में ही पढ़ाएं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो? नहीं, आप ये आप मजबूरी की जहां तक बात कर रहे हैं, ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन हमारा सिर्फ इंग्लिश में है और इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर साइंटिफिक मटेरियल से अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारी मजबूरी को नजरअंदाज करते हुए अगर शुरू से इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट अगर शुरू से बच्चों को पढ़ाई जाए, तो चाहे वो हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, बच्चों को समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसे एक लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाए, शुरू से ही उसको मजबूरी ना बनाया जाए कि बाद में चल करके वो ट्यूशन पढ़ रहा। मैंने काफी ऐसे बच्चों को देखा कि हाई स्कूल के बाद जब इंग्लिश मीडियम में जाता है तो वहां वो प्राइवेटली जो है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्लासेस लेता। अगर वही 6th क्लास से 5th क्लास से उसको इंग्लिश की तालीम दी जाए, उस सीरियसली उस नजरिए से कि आगे चल करके बच्चा को इसी इंग्लिश में सब कुछ हासिल करना है, तो वो कमजोरी कहीं से भी नहीं रहेगी। यहाँ पर आप इस प्रोग्राम के जरिए, चूंकि हमारा जो चैनल है उसमें सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं बिहार, झारखंड और बंगाल, और ऐसे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन यूथ को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो खास करके ये आपने ऐसा सवाल किया है जिससे मैं दिल से जुड़ा हुआ रहता हूं। मैं भी अपना सफर एक गांव से मैंने शुरू किया था और हाई स्कूल भी गांव के स्कूल से ही पास किया है और कभी 4-5 किलोमीटर कभी पैदल चल के भी स्कूल जाता था और फिर बाद में चल के वहीं हॉस्टल में रहने का मौका मिला चूंकि ट्यूशन पढ़ना पड़ता था। तो कैलिबर के मामले में देहात, चाहे वो देहात का ही, गांव का ही लड़का क्यों ना हो, उसके पास इंटेलेक्ट एबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसमें कमी नहीं होती है। जो हमारी कमजोरियां हैं वो हेजिटेशन है। हम जानते हुए भी बोल नहीं पाते हैं, जानते हुए भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी जो हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं जो हेजिटेशन होता है वो हमारे अंदर कमजोरी बन करके हमारे कामयाबी में रुकावट होता है। ये हमारे बच्चों में जो हमको सुन रहे हैं वो चीजें, हेजिटेशन, चाहे आपने गलत जवाब ही क्यों ना दिया हो क्लास में, आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए। चाहे आपके क्लासमेट आपके जवाब को सुन के हंस रहे हो, उन्हें हंसने दीजिए। ये सोच करके हंसने दीजिए कि किसी को हंसा देना भी एक कला है, आर्ट है। हर किसी को नहीं हंसा सकता। तो आपके उस गलत जवाब देने के सिलसिले को धीरे धीरे कमी आएगी उसमें, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक सही जवाब दे पाएंगे और सामने वाले को ये समझा पाएंगे कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, जो आप समझाना चाह रहे हैं वो दूसरों की बात समझ में आ रही है। अगर आपने हेजिटेशन को दूर कर लिया तो आपके सक्सेस में, आपकी कामयाबी में कहीं कोई रुकावट नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किसी अच्छे स्टूडेंट को आप देखें तो उसकी बात सुने, उसको अपनी कमजोरी में शामिल ना करें कि वो अच्छा बोल रहा है। जो कल आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आप उसकी जगह लेकर के आप खड़े होकर के बोले जो दूसरे लड़कों के लिए इंस्पायरेशन हो। तो हमेशा चीजों को पॉजिटिव लेनी चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए, और गलतियां जब तक इंसान करेगा नहीं वो कभी भी कामयाब नहीं होता। बहुत नाकामी और गलती कामयाबी की सीढ़ी होती है। अगर हम नाकामयाब नहीं होंगे, अगर हम फेल एग्जाम में, लोग कहते हैं फेल कर गया वो नाकामयाब हुआ, फेल करना भी कामयाबी की जामीन होती है। तो वो फेलियर भी इंसान को कभी कभी इतना बड़ा काम, बिल गेट्स आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम में फेल हो गया था। इतना बड़ा साइंटिस्ट और आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन लोगों में है। तो इन्वेंशन के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर एग्जाम आप पास करें। इन्वेंशन कहीं ना कहीं आपकी सोच से उपज लेती है, और वही उपज आपको कहीं ना कहीं जीवन के किसी भी स्टेज पे आपको दुनिया में मकबूल करा। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमें सुन रहे हैं, सरकार के लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हमें सुन रहे होंगे, अमेरिका की कौन कौन सी ऐसी चीजें आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन में जिसे आप चाहते हैं कहाँ के यूनिवर्सिटीज में भी लागू किया जाए? कुछ ऐसी चीजें? सबसे बड़ी बात, सबसे चीजें जो हमें सुन रहे हैं, और न मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूं, जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों को अपनाने से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो चीजें दुनिया की अच्छी है उन्हें अपनानी चाहिए। वहां वर्क
एथिक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। यानी कोई काम आप करके जाए, अगर आप रिसर्च में है, किसी फंडिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां पे काम करने वाला ये चाहता है कि किसी तरह इस बंदे को हम फंडिंग अवेलेबल करा दें कि इसके रिसर्च में कोई बाधा नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। Ethics. और वो वर्क कल्चर वहां का इतना अच्छा है कि कोई काम आप एक कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने जाते हैं तो आप वो कोई प्रूफ मांगता है, आपके पास 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, कोई ऐसी चीज से वो कन्विंस हो जाए, वो आपका काम कर देता है। वो ये नहीं चाहता है कि दोबारा आप उसके पास जाएं। ये चीजें अगर हमारे देश में, हमारे यहाँ हो जाए तो हम तरक्की की तरफ जरूर चल रहे हैं। हमारी तरक्की की रफ्तार और बहुत ज्यादा बढ़। बहुत बड़ी बात आपने कही है, और आपने जो चीजें कही है वो ये है कि वर्क कल्चर में बदलाव करने की जरूरत है, जो व्यवस्था है उसे और सुदृढ़ करने की जरूरत है, कहीं कोई रुकावट ना आए इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो शायद जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं इससे और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। एमजे वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे खास मुलाकात में खास मेहमान बनकर हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ मौका देने के लिए बेइंतहा शुक्रिया। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।